तो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन कर रहा हूं जो कि 2D डोंगवा एनिमेशन है। इस सीरीज की स्टोरी तो कमाल की है और इस सीरीज में भी आप लोगों को बिल्कुल सेम बाकी सीरीज की ही तरह ही एक्शन, रोमांस, कल्टीवेशन, मैजिक पावर्स और साथ में रोमांस भी देखने को मिलेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस सीरीज को। तो सीरीज की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जियांग रेजिडेंस को। जियांग फैमिली का मास्टर जिसका नाम जियांग हाई होता है, उसके सामने कुछ लोग खड़े हुए होते हैं जिन्हें देखकर वो कहता है कि क्या तुम लोग जानते हो कि आज मैंने तुम लोगों को क्यों बुलाया है। ये सुनकर वो सारे ही परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं आज हमें मास्टर ने यहाँ पे क्यों बुलाया है। मगर एक वॉरियर कहता है कि मास्टर, आज क्यान की डेथ एनिवर्सरी है, इसीलिए आपने हमें यहाँ पे बुलाया है। ये सुनते ही वो मास्टर गुस्से में पागल हो जाता है और अपना कप तोड़ते हुए कहता है कि बेवकूफ, उस बंदे का दोबारा मेरे सामने नाम भी मत लेना। तुम्हें लगता है कि मैं उस बेकार से आदमी के लिए तुम लोगों को यहाँ पर बुलाऊंगा। फिर वो उन लोगों को बताता है कि असल मसला ये है कि ज़ैंग फैमिली आज यहाँ पे आने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सब कुछ ऑर्गेनाइज करो, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें कियान के बेटे को दिखाया जाता है। वो अपने फादर की एनिवर्सरी पर उसकी कब्र के पास आकर बैठ जाता है और वो कहता है कि फादर, आपने हमारी जियांग फैमिली के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी, यहाँ तक कि आपको अपनी जान गंवानी पड़ गई, मगर जियांग फैमिली ने आपकी डेथ एनिवर्सरी पर भी आपको ट्रिब्यूट देने के लिए 5 मिनट तक नहीं निकाले। यहाँ पे आपकी एनिवर्सरी पर कोई भी नहीं आया। मगर अचानक वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम जियांग पिंग होता है। वो कहता है कि अंकल, आप सच में एक महान वॉरियर थे, मैं भी आगे चलकर बिल्कुल आप जैसा ही बनना चाहता हूँ, आप हमारे हीरो हैं। ये सुनकर जियांग पिंग बिल्कुल हैरान सा रह जाता है और वो कहता है कि फाइनली जियांग फैमिली से कोई तो बंदा यहाँ पे आया जो कि मेरे फादर को ट्रिब्यूट पेश कर रहा है। मगर अचानक से वो लड़का बिल्कुल बदल जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि ये मर गया, वैसे भी ये हमारी जियांग फैमिली के लिए एक धब्बा था। ये सुनकर जियांग पिंग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जियांग पिंग, ये तुम क्या कह रहे हो। मगर फिर जियांग पिंग और भी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारा ये बेवकूफ बेटा तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है और उसे लगता है कि जियांग फैमिली यहाँ पर आएगी, लगता है कि शायद मुझे ही ये सब कुछ निपटाना पड़ेगा। ये कहते हुए वो जोर से लात मारते हुए एनिवर्सरी का जितना भी सामान होता है उसे तोड़ देता है। ये देखकर जियांग पिंग गुस्से में बिल्कुल लाग बगोला हो जाता है और वो जियांग पिंग पर एक जोरदार पंच के साथ अटैक कर देता है, मगर इसका उस पर कोई असर नहीं होता। वो उसके अटैक को रोक देता है क्योंकि उसके पास बुल स्पिरिट होती है। वो जियांग पिंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 में हो, तुम मुझे हरा दोगे। ये कहते हुए वो उसे एक जोरदार पंच मारते हुए उठाकर दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम खुद को ब्लड लाइन वॉरियर कहते हो, कितनी शर्म की बात है। तुम्हारे जैसा वीक लड़का मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हारे फादर की सपोर्ट थी जिसकी वजह से हर कोई तुम्हारी इज्जत करता था, मगर अब तुम्हारा फादर नहीं तो फिर तुम भी कुछ नहीं। ये कहते हुए वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पावर ऑफ ब्लड क्या होती है। वो उसे एक जगह से उठाकर दूर फेंकता है तो जियांग पिंग एक टॉम मोनमेट से जाकर टकराता है जिसकी वजह से वो मोनमेट टूट जाता है और उसे भी काफी इंजरी होती है। और दूसरी तरफ फिर जियांग पिंग उससे कहता है कि जरा अपनी हालत देखो, तुम तो मेरा भी मुकाबला नहीं कर पा रहे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से जियांग पिंग की आंख पे चोट लग जाती है और उसे हल्के फुल्के चक्कर भी आ रहे थे। मगर फिर जियांग पिंग उसके मजे लेने की कोशिश करता है और कहता है कि अरे हाँ, मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया था, सुना है कि आज तुम्हारी मंगेतर जियांग रेजिडेंस में आने वाली है। ये कहकर वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ने वाली है। वैसे भी तो तुम एक लूजर ही हो, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसके साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। ये कहकर जियांग पिंग वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ जियांग पिंग गुस्से में जियांग फैमिली के बारे में कहता है कि मुझे लगा था कि शायद जियांग फैमिली में थोड़ी बहुत शर्म जरूर होगी, मगर वो सारे के सारे एक जैसे ही हैं। मैं ही बेवकूफ था जो कि उन लोगों से ऐसी उम्मीदें लगा रहा था। ये कहकर वो उठकर वहाँ से चला जाता है, मगर हमें दिखाया जाता है कि जिस टॉम के ऊपर उसने हाथ रखा हुआ था उसका ब्लड उस टॉम के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उस
तो टॉम के अंदर मौजूद सोल बाहर आने लगती है और जियान फेंग कहता है कि मेरे लिए तो चारों तरफ से मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही हैं। मगर दूसरी तरफ एक सोल उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर वाकई में ड्रैगन ब्लड है तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी ड्रैगन पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दूंगा। ये सुनकर जियान फेंग हैरान हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, जिस पर उसे लगा कि शायद वहाँ पर कोई भी नहीं है, बस उसके दिमाग पर चोट लगने की वजह से उसे ऐसी बातें सुनाई दे रही है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जियांग रेजिडेंस में जेंग फैमिली की एंट्री हो चुकी होती है। जेंग फैमिली अपने एक जनरल के साथ वहाँ पर आती है और उसके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम यानशिन होता है। ये लड़की असल में जियान फेंग की मंगेतर थी, मगर अब वो जियांग रेजिडेंस में आ रही थी और सब लोग उसकी खूबसूरती की तारीफें करने लगते हैं। ये देखकर मिस्टर जेंग कहता है कि यानशिन मेरे करीबी रहो, ये लोग तुम्हें ऐसे ही घूरते रहेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे आपस में मिलने के बाद एक जगह बैठ जाते हैं और जियांग फैमिली का मास्टर फिर मिस्टर जेंग से कहता है कि हमारे लिए तो ये ऑनर की बात है कि ब्रदर जेंग आज हमारे पास आया है। ब्रदर जेंग ने हमारे घर आकर हमारी इज्जत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। मगर दूसरी तरफ मिस्टर जेंग उससे कहता है कि ब्रदर चलो अब मजाक करना बंद करो, सब लोग जानते हैं कि तुम्हारी जियांग फैमिली उसकी रेपुटेशन कितनी हाई है। पूरे पैनलोंग आइसलैंड में तुम्हारी जियांग फैमिली एक लेजेंडरी फैमिली मानी जाती है। ये सुनकर मिस्टर जियांग कहता है कि ब्रदर जेंग मैं जानना चाहता हूँ कि अचानक से आप लोगों का यहाँ पर कैसे आना हुआ। ये सुनते ही फिर मिस्टर जेंग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा जियांग फैमिली की यंग जनरेशन में से सबसे ज्यादा बेस्ट है और वो पैदाइशी काफी हैंडसम भी है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस लड़के का फ्यूचर तो काफी ब्राइट है। तो अपनी तारीफें सुनने के बाद वहाँ पे बैठा हुआ टियान लोंग कहता है कि अंकल जेंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर फिर मास्टर जियांग कहता है कि मेरा बेटा इतना भी टैलेंटेड नहीं है, असल में तुम्हारी ये लड़की इसने तो अपनी खूबसूरती से ही यहाँ पर चार चांद लगा दिए हैं। ये सुनकर वो लड़की भी बहुत खुश होती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर फिर जेंग कहता है कि मिस्टर जियांग वो लड़का जियान फेंग वो यहाँ पे आएगा तो नहीं। तो मास्टर जियांग कहता है बेफिक्र हो जाओ। ये सुनते ही फिर मिस्टर जेंग कहता है कि ठीक है तो फिर हम लोग डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। वो सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता जियांग फैमिली के मास्टर के बेटे के साथ करना चाहता हूँ। ये सुनकर जियान टियांग लोंग बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि फादर इन लॉ की काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बेटी सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि सच में ये तो एक परफेक्ट मैच है। और दूसरी तरफ फिर मिस्टर जियांग कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, हमें इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। आज इस खूबसूरत मौके पर मैं मिस्टर जेंग को 10 एल्केमी देना चाहता हूँ जो कि हाई ग्रेड की ब्लड एल्केमी पिल्स हैं। इस ब्लड पिल के बारे में सुनते ही जियान फेंग कहता है कि ये तो टॉप ग्रेड की पिल्स होती हैं जो कि ब्लड क्लींजिंग के लिए काम आती हैं। वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, मगर इतने में अचानक वहाँ पर जियान फेंग आ जाता है और कहता है कि सबको फौरन से रोको। उसे वहाँ पर देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत, ये अभी भी यहाँ पे आ गया है। तो जियान फेंग सब लोगों से आकर कहता है कि आज मेरे फादर की एनुअल एनिवर्सरी थी, मगर लगता है कि शायद तुम सब लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बिजी हो। उसे वहाँ पर देखते ही जेंग कहता है कि जियांग प्लीज इसे हैंडल करो। फिर मिस्टर जियांग उससे कहता है कि तुम्हारे फादर को ट्रिब्यूट देने के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा ओकेजन किया है, तुम्हें इससे बढ़कर और क्या चाहिए। ये सुनते ही फिर दूसरी तरफ जियान फेंग शिन यान के पास जाते ही उससे कहता है कि क्या तुम वाकई में इस बेवकूफ लड़के के साथ शादी करने वाली हो। ये सुनकर शिन यान को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह बात करने की। ये कहते ही वो अपनी पावर्स को जैसे ही एक्टिवेट करती है तो वहाँ पे हर जगह एक बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ तक के जियान फेंग भी अपने घुटनों पर आ गया था और वो कहता है कि ये लड़की अपनी पूरी पावर को यूज कर रही है। मगर फिर वो जियान फेंग से कहती है कि जरा देखो खुद को, क्या तुम्हारा और मेरा कोई मैच है? आइंदा मुझे ऐसे तंग मत करना, तुम वैसे भी यही डिजर्व करते हो। मगर अचानक वहाँ पर फिर टियान लोंग आ जाता है और कहता है कि ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो। ये कहने के बाद वो जियान फेंग के कान में जाकर कहता है कि वैसे तुम्हारी ये एक्स गर्लफ्रेंड सच में कमाल की है। मैंने सुना है कि इस लड़की ने तो अपनी एंगेजमेंट उसी दिन ही तोड़ दी थी जिस दिन तुम्हारा फादर मर गया था। ये सुनकर जियान फेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर दूसरी तरफ फिर जियान फेंग उसे चिढ़ाते
हुए कहता है कि सच में आज की सेरेमनी तो बहुत ही लाजवाब है। और फिर मिस्टर जियांग कहता है कि जियानफेंग, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने मेरी बात मानकर यहाँ से अपनी शक्ल गुम न की तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं एक मास्टर होने के नाते फिर तुम्हें पनिश करूंगा। तो ये कहते ही जियानफेंग हंसने लगता है और कहता है कि क्या कहा तुमने मास्टर? और तुम, क्या तुमने अपनी शक्ल भी देखी है? जब से मेरे फादर की डेथ हुई है तब से लेकर तुम जियांग फैमिली को हर एक के आगे जलील करवा रहे हो। जियांग फैमिली की रेपुटेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मेरे ख्याल से तो तुम्हें खुद को जियांग फैमिली का मास्टर कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम इस लायक हो ही नहीं। ये बात सुनकर टियानलोंग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। मगर जियानफेंग उससे कहता है तू अपनी बकवास बंद कर। उन लोगों को इस तरह आपस में लड़ता हुआ देखकर फिर मिस्टर जेंग खड़ा हो जाता है और कहता है कि लगता है कि शायद हम लोग गलत टाइम पर आ गए हैं। ये कहते ही वो यानशिन से कहता है कि चलो हमें यहाँ से जाना है। ये कहकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जिस पर टियानलोंग कहता है कि जरा रुको, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद जियानफेंग भी वहाँ से जाने लगता है। तो टियानलोंग उससे कहता है कि तुम कहाँ चले? मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं दी। मगर जियानफेंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरा सामना करना ही है तो फिर आ जाओ मैदान में, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम में वाकई में दम है तो फिर आज शाम आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि टियानलोंग की जगह वहाँ पर जियानफेंग आता है और आते साथ ही एक जोरदार पंच के साथ जियानफेंग को उठाकर दूर फेंक देता है और कहता है कि क्या हुआ, कल तक तो तुम बड़ा अकड़ रहे थे, अब तुम एक छोटे कुत्ते की तरह यहाँ पे तुम हिला रहे हो। क्या तुम में बस इतना सा ही दम था? तुम जानते हो ना कि जियांग फैमिली का मास्टर चाहता है कि मैं तुम्हें आज जिंदा गाड़ दूं, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से मारने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसमें कोई मजा नहीं आएगा। ये कहते हुए वो उसे एक जोरदार किक मारकर उठाकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से जियानफेंग को काफी इंजरीज होती है। मगर उसके बावजूद भी वो लड़ने को पूरी तरह से तैयार था और वो जियानफेंग से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर वाकई में दम है तो फिर एक मर्तबा मुझ पर अपनी पूरी ताकत से हमला करके दिखाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुनते ही जियानफेंग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम अभी भी कर रहे हो। ये कहते ही वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करता है। ये देखकर जियानफेंग कहता है कि मेरे पास बस यही मौका है। इतने में वो अटैक उससे आकर हिट कर जाता है, जिसकी वजह से जियानफेंग जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और वो कहता है कि ये लड़का मुझे चैलेंज कर रहा था, इसे क्या लगा कि ये जियानफेंग को हराएगा? ऐसा ये अपने ख्वाब में भी नहीं कर सकता। मगर अचानक उसे दिखाई देता है कि जियानफेंग के कपड़े ऊपर आ रहे हैं। उन्हें देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या, इसने मुझे बेवकूफ बनाया। अचानक से जियानफेंग उसके बिल्कुल पीछे से आकर उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक कुछ चेन्स आ जाती हैं जो कि जियानफेंग को चारों तरफ से लिपट जाती हैं और वो जियानफेंग तक पहुंचने से पहले ही वहीं पर ही रुक जाता है। ये देखकर जियानफेंग भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरी ब्लड पावर को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। लगता है कि शायद तुम इस तरह नहीं मानोगे। अब मुझे तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि मैं अपनी ब्लड पावर के साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। ये कहते ही वो अपनी एनर्जी को अपनी फिंगर पर एक जगह फोकस करते हुए अपनी फिंगर को जैसे ही जियानफेंग की बॉडी के अंदर घुसाता है तो जियानफेंग दर्द से चिल्ला उठता है। वो असल में उसकी ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जिस पर जियानफेंग की बॉडी में मौजूद वो लेजेंडरी जाग जाती है और वो जियानफेंग से कहती है कि सुनो बच्चे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर पता नहीं तुम्हारी ब्लड पावर मुझे बर्दाश्त कर पाएगी भी या नहीं। तो जियानफेंग कहता है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो भी करना है जल्दी करो। ये कहने के बाद अचानक से उसकी बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिस पर जियानफेंग पीछे हट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जियानफेंग के चारों तरफ एक पावरफुल एनर्जी और आ जाता है। वहाँ मौजूद सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अचानक से इसके अंदर एक नई एनर्जी आ गई है। मगर दूसरी तरफ जियानफेंग कहता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये लेवल 1 में है, सिर्फ अपनी बॉडी को ग्लो करके हमें बेवकूफ बना रहा है। वहाँ पे खड़े हुए उसके सीनियर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो रुकने का नाम ही नहीं लेता और हमला करने के लिए जाता है। तो दूसरी तरफ वो लेजेंडरी सोल कहती है कि जाओ और जाकर इसे सबक सिखाओ कि जियांग फैमिली अपना बदला कैसे लेती है। तो दूसरी तरफ जियानफेंग उसे जाते साथ ये एक जोरदार पंच दे मारता है, जिसकी वजह से जियानफेंग वहाँ से दूर जा गिरता है। ये देखकर वो खुद भी हैरान हो जाता है कि अचानक से ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। मगर जियानफेंग अचानक उस पर एक और जोरदार अटैक करते हुए कहता है कि ये अटैक मेरी इंसल्ट करने की वजह से है। ये कहते हुए वो उसे दूसरे अटैक में बहुत ही जोर से जमीन पे दे मारता है और कहता है कि ये अटैक मेरे फादर की इंसल्ट करने की वजह से है। और फिर देखते ही देखते अचानक वो उस पर अटैक करते हुए
उसकी ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो इसकी ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो लोग कहते हैं कि हमें फौरन जाकर मास्टर जियांग को ये सब कुछ रिपोर्ट करना होगा। ये कहते ही वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जियांग फेंग उस लड़के को बालों से पकड़कर कहता है कि चलो मेरे फादर के आगे गिड़गिड़ाकर माफी मांगो वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनते ही जियांग फेंग उसके फादर के आगे गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता है और कहता है कि अंकल वांग आज के बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। ये सुनकर जियांग फेंग उसे छोड़ देता है और कहता है कि ठीक है, फिलहाल यहाँ से दफा हो जाओ और जाकर अपने मास्टर को बता देना कि मेरे फादर का जो कुछ भी उनके पास है वो मैं एक एक करके उनसे वापस लेकर रहूंगा और वो मास्टर बनना डिजर्व नहीं करते। ये सुनने के बाद जियांग फेंग जैसे ही वहाँ से भागना शुरू करता है तो वो एक जगह जाकर रुक जाता है और कहता है कि तुम ज्यादा कर रहे हो ना, एक मर्तबा मास्टर को आने दो, उसके बाद वो तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि तुम दोबारा अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाओगे। ये सुनते ही वो लेजेंडरी मास्टर जियांग फेंग से कहता है कि ये कैसा बेशर्म डिसेंडेंट है, क्या ये वाकई में जियांग फैमिली का डिसेंडेंट है? इतनी मार खाने के बावजूद भी इसमें जरा भी अकल नहीं आई। जिसके बाद अगले सीन में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है। उन लोगों के साथ एक लड़की भी होती है। वो लोग भी उसी रास्ते से जा रहे होते हैं मगर इतने में अचानक उस लड़की का कुत्ता भौंकना शुरू करता है और कहीं भागना शुरू कर देता है। ये देखते ही वो लड़की भी उसके पीछे पीछे भागती जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जियांग फेंग को। वो कुछ विल बीस्ट का शिकार करता है और उनकी ब्लड पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी ब्लड लाइन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। मगर अचानक से वहाँ पर वही लड़की आ पहुँचती है। वो जब जियांग फेंग को वहाँ पर देखती है तो वो उससे कहती है कि असल में हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम्हें यहाँ पे किसी चीज से डर लग रहा है तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। मगर जियांग फेंग उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मगर मुझे आपके साथ नहीं जाना, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। और फिर वहाँ पर याओ शेन आ जाता है जो कि उस लड़की का दोस्त था। वो उस लड़की से कहता है कि हम इस बेकार से लड़के को अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे, हमें वैसे ही बहुत देर हो रही है इसलिए चलो हमारे साथ। मगर दूसरी तरफ वो लड़की कहती है कि मैं इसे अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मगर दूसरी तरफ जियांग फेंग भी साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। और दूसरी तरफ फिर याओ शेन उसका मजाक उड़ाना शुरू करता है और कहता है कि लगता है इस लड़के को घर जाने में डर लग रहा है, अगर इतने ही ज्यादा बुज़दिल हो तो फिर घर से बाहर निकलते ही क्यों हो। ये बात सुनकर याओ गुस्से में आ जाता है मगर वो लड़की जिसका नाम मिस लिू है वो उसे शांत कराती है और कहती है कि इसकी बात का बुरा मत मानो। वो उसके हाथ में एक रिबन बांधती है और कहती है कि अगर तुम कभी भी किसी भी मुसीबत में फंस जाओ तो इस रिबन को काट देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगी। ये कहने के बाद वो लड़की फिर से वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ वो लेजेंडरी मास्टर ये सब देखने के बाद कहता है कि लगता है कि शायद ये लड़की तुम्हें पसंद करती है। मगर जियांग फेंग कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हम पहली मर्तबा ही मिले हैं, वो लड़की शायद दिल की अच्छी होगी इसीलिए उसने ये सब किया है। मगर दूसरी तरफ वो लेजेंडरी मास्टर याओ शेन के गले में पर्पल किट को देखकर कहता है कि वो लड़की भले ही अच्छी हो मगर इस लड़के के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियांग फेंग एक भेड़िए का शिकार करता है और उस पर अपनी फायर एनर्जी के जरिए हमला करते ही उसकी बॉडी को जला देता है। जिसके बाद खुद भी हैरान हो जाता है क्योंकि उस बीस्ट की बॉडी जलने के बाद एक पिल के फॉर्म में आ जाती है, जिस पर वो खुद भी चौंक जाता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या हुआ। तो मास्टर उसे बताता है कि अब तुम्हारे पास एक ब्लड लाइन पावर है, तुम अपनी पावर के जरिए किसी भी बीस्ट को जलाकर राख कर सकते हो। और वैसे भी ये पिल असल में इस बीस्ट का एसेंस है, पिल को तुम रिफाइन करके खा लेते हो तो इससे तुम्हारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव होने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अभी वो ये बातें कर ही रहा होता कि दूसरी तरफ अचानक वो देखता है कि जियांग फेंग ने तो वो पिल खा ली है, जिस पर वो भी हैरान हो जाता है। मगर जियांग फेंग कहता है कि ये पिल काफी अच्छी फील हो रही है। बात सुनने के बाद वो लेजेंडरी मास्टर भी सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि इसने ये पिल डायरेक्टली कैसे खा ली, क्योंकि इस पिल को तो पहले रिफाइन करना पड़ता है। लगता है कि शायद इस लड़के की बॉडी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये खुद से पिल को रिफाइन भी कर रही है। ये कहने के साथ ही अचानक उन लोगों को कुछ भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर जियांग फेंग कहता है कि ये आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जंगल में कुछ भेड़िए होते हैं जिन्होंने मिस लिू और याओ शेन के सभी साथियों पर हमला करके उन्हें मार दिया था। अब बस याओ शेन और मिस लिू अकेले बच गए थे। वो भेड़िए उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर याओ शेन मिस लिू को आगे कर देता है और कहता है कि मेरी जान तुमसे ज्यादा कीमती है। वो भेड़िए असल में उसके गले में बंधे हुए उस पर्पल बीड
के पीछे पड़े हुए थे, जो कि अब उसने उस लड़की को पहना दी थी, जिसकी वजह से वो सारे भेड़िए अब उसके पीछे पड़ रहे थे। देखते ही देखते जैसे ही वो भेड़िए उस पर हमला करते हैं तो अचानक वो लड़की रोना शुरू कर देती है और उसे बचाने के लिए फिर वहाँ पर जियान फेंग आ जाता है, जो कि फिर से एक पाल मटेक करते हुए एक भेड़िए को पूरी तरह से जलाकर राख कर देता है। ये देखकर याओ शेन भी हैरान रह जाता है और दूसरी तरफ जियान फेंग उस लड़की से कहता है कि तुम फौरन से मेरे पीछे चले आओ। ये देखते ही वो लड़की बहुत खुश होती है और कहती है कि मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मगर दूसरी तरफ जियान फेंग कहता है कि मुझे बताओ कि ये सारे के सारे भेड़िए मिस जियांग को इस तरह क्यों घूर रहे हैं। फिर उसे अपने लेजेंडरी मास्टर की बात याद आती है कि मास्टर ने उसे कहा था कि इस लड़के में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो मिस लियू से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। मिस लियू उसे कुछ बता पाती, इतने में अचानक वो भेड़िए उस पर टूट पड़ते हैं। ये देखते ही जियान फेंग अपने फायर ब्लड स्नेक को समन करता है, जिसे देखकर वो भेड़िए फिर उस स्नेक पर ही आकर हमला करने की कोशिश करते हैं और जियान फेंग उस लड़की को किसी तरह कवर करने की कोशिश करता है, मगर वो भेड़िए को डिस्ट्रॉय करने के बाद जियान फेंग के हाथों पर आकर जोर से काटते हैं, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ होती है। मगर दूसरी तरफ मिस लियू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मगर जियान फेंग कहता है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं, मैं इन्हें हैंडल कर लूंगा। मगर मिस लियू कहती है कि नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की जान जाए। सारे के सारे बीस्ट को अट्रैक्ट करके तुम्हारे पास से दूर ले जाऊंगी। ये कहते ही वो उस पर्पल बीट को लेकर वहाँ से जैसे ही भागती है तो जियान फेंग उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की काफी तेजी से वहाँ से भागती है और जियान फेंग देखता है कि वो बीस्ट भी उसका पीछा कर रहे हैं। ये देखते ही वो फौरन से उस लड़की के पास पहुँच जाता है और उन भेड़ियों से उसे बचा लेता है। उस पर्पल बीट को उसके हाथ से छीनकर सीधा याओ शेन की तरफ थ्रो करता है और फिर एक सोर्ड सीधा याओ शेन की तरफ फेंकता है तो वो सोर्ड सीधा उसकी बॉडी में घुस जाती है और उसके साथ वो पर्पल बीट भी उसकी बॉडी में जा लगती है। तो वो सारे के सारे बीस्ट अब याओ शेन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये देखकर याओ शेन कहता है कि ये नहीं हो सकता, तुमने मेरे साथ ये सब क्या किया? क्या तुम जानते नहीं कि मैं याओ फैमिली का डिसेंडेंट हूँ? मगर जियांग फेंग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो मिस लियू को लेकर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ वो सारे भेड़िए उस लड़के पर टूट पड़ते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग फेंग मिस लियू को लेकर वापस घर की तरफ जा रहा होता है तो मिस लियू कहती है कि प्लीज मुझे नीचे उतार दो। ये सुनते ही वो उसे फौरन से नीचे उतार देता है और कहता है कि मिस लियू अब मुझे घर जाना होगा क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम करना है, इसीलिए आप मुझे माफ कर दे, मैं आपको आपके घर तक नहीं छोड़ पाऊंगा, मगर मैं वादा करता हूँ कि हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मिस लियू भी काफी खुश हो जाती है कि उसने दोबारा मिलने का वादा किया है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर जियांग का बेटा टियान लोंग अपने साथियों के साथ जियान फेंग के फादर की कब्र के पास आता है तो वो कहता है कि वो लड़का कहाँ चला गया, वो यहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तो दूसरी तरफ जियांग पिंग कहता है कि लगता है शायद वो तुम्हारे डर से यहाँ से भाग गया है। ये सुनते ही टियान लोंग गुस्से में जियांग फेंग के फादर के मोनमेंट पर जोर से वार करते हुए उसे तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग फेंग जब वहाँ पे आता है और अपने फादर की कब्र की ये हालत देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सारा काम उसे जियांग पिंग ने किया है, जिस पर उसे गुस्सा इतना आता है कि वो फौरन से बदला लेने के लिए जियांग पिंग के घर चला जाता है। मगर उसके घर के बाहर एक सर्वेंट खड़ा हुआ था जो कि जियांग फैमिली का पुराना सर्वेंट था। वो वहाँ पर जियांग फेंग को देखता है तो वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना तुम्हारा यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। मगर जियांग फेंग कहता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही दूसरी तरफ फिर वो वॉरियर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग फेंग अपनी ब्लड स्नेक पावर को यूज करते हुए उसे उठाकर दूर फेंक देता है। मगर जियांग फेंग को यह बात पता थी कि वो वॉरियर उस पर अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर रहा था क्योंकि वो जियांग फेंग को मारना नहीं चाहता। जिसके बाद जियांग फेंग जियांग पिंग की तरफ चला जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जियांग पिंग बहुत ही जख्मी हालत में बैठा हुआ होता है और उसका फादर उसके पास बैठकर रो रहा होता है कि मेरे होते बेटे ये तुम्हें क्या हो गया? उस जालिम लड़के ने तुम्हें कितना मारा है? मगर जियांग पिंग कहता है कि फादर प्लीज बस कर दे, मैं अभी भी जिंदा हूँ, आप तो सुबह से ही रोए जा रहे हैं। अचानक उन्हें वहाँ पर जियांग फेंग की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि जियांग पिंग बाहर आ जाओ, आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचने वाले। तो उसकी आवाज सुनते ही जियांग पिंग खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली वो लड़का आ ही गया।
और फिर जैसे ही दरवाजा खुलता है तो एक वॉरियर अंदर आकर गिरता है और जियान फेंग उन लोगों से कहता है कि मैंने कहा भी है ना कि तुम लोग मेरे रास्ते में मत आओ। वो सीधा जियान फेंग को देखते हुए कहता है कि आज जो तुमने हरकत की है इसके लिए तुम्हें आज सजा मिलकर रहेगी, आज तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। ये कहते ही वो जैसे ही हमला करने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान फेंग का फादर फौरन से अपनी हेयर पिन बाहर निकालता है और जियान फेंग के ब्लड स्नेक के सिर पर दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट रुक जाती है और वो वहीं पर ही नीचे गिर जाता है। ये देखकर जियान फेंग बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि फाइनली अब मेरी ब्लड लाइन मुझे वापस मिल जाएगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जियान फेंग कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं अपनी ब्लड लाइन को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा। वो अपने ब्लड स्नेक को छुड़ाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ वो मास्टर अपनी बुल स्पिरिट का इस्तेमाल करता है और उसे सीधा जियान फेंग के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से जियान फेंग भी सीधा जमीन पे गिरता है और उठ नहीं पाता। ये देखते ही जियान फेंग खुशी के मारे झूम उठता है और वो अपने फादर से कहता है कि इसे फौरन से खत्म कर दो ताकि मैं अपनी ब्लड लाइन वापस ले सकूं। तो उसका फादर कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी ब्लड लाइन तुम्हें मिल जाएगी और इसे मारना है या फिर नहीं इसका फैसला मैं करूंगा। मगर जियान फेंग कहता है कि फादर प्लीज इसे खत्म कर दीजिए, अगर आप इसे मार देते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि मैं सारी जिंदगी आपकी रेस्पेक्ट करूंगा और आपकी हर बात मानूंगा। ये सुनकर उसका फादर बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि फाइनली मेरा बेटा मेरी बात मानने लगा है। वो वहाँ पर एक पेनलॉन्ग स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो उस ब्लड स्नेक की पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके जरिए वो उस सारे के सारे ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करके वापस से जियान फेंग की बॉडी में डाल सकता है। ये देखकर जियान फेंग हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि अगर उसकी ब्लड लाइन इस मास्टर ने एब्जॉर्ब कर ली तो वो दोबारा किसी काम का नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ वो उस स्पेल को देखकर भी काफी सरप्राइज होता है और वो कहता है कि ये तो पेनलॉन्ग आइसलैंड का स्पेल है। ये देखकर उसे समझ में आ जाता है कि जियांग फैमिली का ये मास्टर पेनलॉन्ग आइसलैंड वालों के साथ मिला हुआ है, जिसने हमारी जियांग फैमिली को धोखा दिया था। मगर दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं कि अब इसका कोई भी फायदा नहीं। जियान फेंग अपने फादर से कहता है कि प्लीज फादर इसे जल्दी से खत्म कर दीजिए, मुझे मेरी ब्लड लाइन वापस चाहिए। हम लोग देखते हैं कि उसका फादर उसकी ब्लड लाइन को काफी हद तक एब्जॉर्ब कर चुका होता है, जिसकी वजह से जियान फेंग बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। वो जैसे तैसे करके अपने जायंट स्नेक के सिर के ऊपर मौजूद उस पिन को निकालने की कोशिश करता है तो वो पिन किसी तरह रिमूव हो जाती है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। जियान फेंग जैसे ही अपने उस जायंट स्नेक को वापस समन करने की कोशिश करता है तो वो स्नेक वापस नहीं आ पाता, बल्कि वो सीधा उस स्पेल के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से जियान फेंग बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें उसी वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि बाहर खड़ा हुआ था। वो कहता है कि पता नहीं यंग मास्टर अंदर क्या कर रहा होगा। और दूसरी तरफ हमें मिस्टर जियांग और टियानलोंग को दिखाया जाता है। वो लोग ये बात जानते थे कि जियान फेंग अपना बदला लेने के लिए जियान फेंग के घर में गया हुआ है। और टियानलोंग अपने फादर से कहता है कि आपको लगता है कि अंकल वांग उसे हैंडल कर पाएंगे? तो उसका फादर कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। इतना कहने के बाद टियानलोंग कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं फादर, अगर हमारा प्लान नाकाम हो भी गया तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने वैसे भी एक बैकअप प्लान बना लिया है। ये कहने के बाद हमें उसके हाथ में एक ग्रीन क्रिस्टल एरो दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान फेंग एक जगह बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ होता है और जियान फेंग उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उसे मारने के लिए ग्रीन एरो का इस्तेमाल करता है। और हम देखते हैं कि वो ग्रीन एरो जैसे उसके पास पहुंचता है तो अचानक जियान फेंग के चारों तरफ एक ब्लू एनर्जी आ जाती है जो कि एक शील्ड की तरह काम करती है और उस एरो को वापस मोड़ देती है। उस एनर्जी को देखकर वो बाप बेटा दोनों हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और फिर दूसरी तरफ जियान फेंग दोबारा से हमला करता है तो इस मर्तबा वो एरो उस शील्ड से टकराते ही वापस उसके फादर के उसी स्पेल को जाकर हिट कर जाता है, जिसकी वजह से वो स्पेल डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके साथ वो ब्लड लाइन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसके साथ साथ उसका अपना फादर भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी की पूरी कल्टीवेशन पावर को यूज करते हुए उस ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब किया था। ये देखते ही जियान फेंग के भी होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि फादर आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज खड़े हो जाइए। मगर उसका फादर कहता है कि मेरे बेटे मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरी पूरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मैं तुम्हारे लिए जितना कर सकता था मैंने उतना कर दिया है, अब इससे ज्यादा
मुझसे कोई उम्मीद मत लगाओ। ये सुनकर जियान फेंग गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि जियान फेंग, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम यहाँ पे ना आते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कहते ही वो उस पर फिर से ग्रीन एरो से हमला करता है, तो इस मर्तबा भी वो एरो उस शील्ड से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जियान फेंग के गले में मौजूद उस ब्लू क्रिस्टल से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है जो कि सीधा आसमान तक जा पहुंचती है। और फिर उस एनर्जी के साथ सब लोगों को एक आवाज सुनाई देती है जो कि जियान फेंग के फादर की थी। जियान फेंग का फादर सब लोगों से कहता है कि मेरा बेटा जियान फेंग वो जियांग फैमिली का यंग मास्टर है और कोई भी उसे प्राइवेटली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। बाहर खड़ा हुआ वो सोल्जर ये बात सुनता है तो वो कहता है कि ये आवाज तो मास्टर जियांग की है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जियांग बाई और टियान लॉन्ग दोनों ही उस एनर्जी को देखते हैं और उस आवाज को भी सुनते हैं, जिस पर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और वो लोग कहते हैं कि सोचा नहीं था कि एम्परर जियांग इस तरह का कोई काम करके जाएगा जिससे वो अपने बेटे को इतनी आसानी से बचा लेगा। मगर उसका बेटा कहता है कि फादर आप बेफिक्र हो जाएं, मेरे पास एक और प्लानिंग है। हमारा एक प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ, हम लोग अपने अगले प्लान पर काम कर सकते हैं। हम लोग बस ये दिखावा करेंगे कि आज से यंग मास्टर जियान फेंग है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जियान फेंग वो गुस्से में बिल्कुल लाल पीला हो रहा होता है क्योंकि वो अपने सामने पड़े हुए अपने दुश्मन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। वो जियान फेंग पर गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा क्यों है, तुम ही इतने ज्यादा लकी क्यों हो। तुम ना सिर्फ लकी हो बल्कि अब तो तुम जियान फैमिली के यंग मास्टर भी बन गए हो। मगर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हर हाल में मार कर रहूंगा। ये कहते ही वो दोबारा से उस पर नीडल्स थ्रो करता है। मगर इतने में बाहर खड़ा हुआ वो वॉरियर उसे आकर दबोच लेता है और कहता है कि जियान फेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर को मारने की। और इतने में फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे ही सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग जियान फेंग को अरेस्ट कर लेते हैं। और फिर वहाँ पर जियांग बाई ही अपने बेटे के साथ पहुँच जाता है। उन्हें देखते ही वहाँ पर टियान फेंग कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए, जरा देखिए कि ये लड़का इन सब लोगों को ऑर्डर दे रहा है और ये लोग मेरी कोई बात नहीं मान रहे। ये सुनते ही फिर बाई ही उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की, तुमने हमारे यंग मास्टर को मारने की कोशिश की है। ये बात सुनते ही जियान फेंग के भी तोते उड़ जाते हैं और उसे पता चलता है कि अब वो बिल्कुल अकेला रह गया है और सब लोग उसका साथ छोड़ चुके हैं। के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।